हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा आज फिर नए सेशन के साथ, आज नए क्लास नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके सामने मौजूद हूं। और आज का टॉपिक फिर वही स्टार्ट हो रही है जो दो क्लास में मैंने पढ़ा चुका आपको। चुंबकत्व की बात किया था पिछले दो क्लास में, कंटिन्यू चुंबक चल रहा है और छोटा सा बस 20 मिनट का चुंबक का टॉपिक है जो मैं कंप्लीट कर दूं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है भूत चुंबकत्व की बात करें। अपन किसकी बात करें? भूत चुंबकत्व की बात करें। पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबकत्व है। पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबकत्व है। इसका मतलब यह है कि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कई प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकल गया कि पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी के गर्भ में भी कोई चुंबक रखी गई है और इस चुंबक का जैसे दक्षिणी ध्रुव की बात करें, उत्तरी ध्रुव की बात करें, तो उससे एहसास हो जाता है कि पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबकत्व गुण रखता है। चलिए, तो ये तो नॉर्मली बात आ गई कि पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक है और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कई निष्कर्ष के बाद ये पता चल गया कि पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इनके गर्भ में भी चुंबक रखी हुई है और ये हमेशा उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की तरह ही काम चुंबक का गुण देखा गया पृथ्वी के अंदर। तो आज इसी टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है भूत चुंबकत्व। भूत चुंबकत्व किसे कहते हैं और होता क्या है? चलिए दोस्तों, मैं बात कर लूं सिंपल से लैंग्वेज में कि पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी के गर्भ में भी कोई चुंबक रखी गई हो और इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में हो तथा उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण दिशा में हो, तो हम कहते हैं पृथ्वी के इस चुंबक को ही भूत चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत चुंबकत्व कहते हैं। फिर दोबारा मैं आपको बता दूं सिंपल से लैंग्वेज में कि पृथ्वी भूत चुंबकत्व किसे कहते हैं। भूत चुंबकत्व किसे कहते हैं? यानी पृथ्वी का चुंबकत्व, यानी पृथ्वी भी एक प्रकार की चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो वो हम किसे कहते हैं? तो इसको समझने के लिए मैंने आपको शुरू से एक सेंटेंस बता देता हूं कि पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति या चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ऐसा लगता है जैसे कि पृथ्वी के गर्भ में कोई चुंबक रखी गई हो और इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव दिशा में होता है तथा उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी दिशा में होता है। तो हम कहते हैं कि पृथ्वी के इस चुंबकत्व को ही भूत चुंबकत्व कहा जाता है। चलिए दोस्तों, ये आ गया भूत चुंबकत्व की बात आ गई। जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक, ये किस लिए? ताकि हमें पता चले प्रमाण क्या है पृथ्वी पे वाकई चुंबकत्व है, इसका प्रमाण क्या है। ये प्रमाण देने के लिए मैं पहला उदाहरण दे रहा हूं कि जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक उसके गुरुत्व के केंद्र से लटकाया जाता है तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होता है। किधर स्थिर होता? उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होता है। इससे मुझे एहसास हो जाता है कि हाँ, बिल्कुल पृथ्वी पर भी चुंबकत्व का गुण है। ठीक है ना? तो इस तरह से चुंबकीय सुई को एक निश्चित दिशा में स्थिर होना पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाता है कि हाँ, ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम की सहायता से मैं बता दूं कि भूत चुंबकत्व को कैसे अपन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जियोग्राफिक, इसे हम जियोग्राफिक नॉर्थ के नाम से जानेंगे। जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ, भौगोलिक दक्षिण और भौगोलिक उत्तर की ओर से अपन जान रहे हैं। ठीक है, ये आपके बीच में नॉर्थ साउथ एक आपको पोल दिखा दिया गया है। ठीक है ना? ये है
मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है, ये है मैग्नेटिक इक्वेटर और उसको कहते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर, ठीक है ना। जियोग्राफिक इक्वेटर। भूत चुंबकत्व की बात कर रहे थे तो पहले मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब इसको समझने के लिए व्यवहार करता हो तो किस तरह से समझा जाए, तो मैंने क्या बताया कि जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक उसके गुरुत्व के, किसके गुरुत्व के, पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होता है। इस तरह से चुंबकीय सुई को एक निश्चित दिशा में स्थिर होना पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाता है। यह बता देता है कि इस तरह का चुंबकीय है इसमें। अब इनकी अध्ययन करने के लिए अपन बात करें यहां पे कि पृथ्वी के केंद्र से, देखिए पृथ्वी के केंद्र से होकर एक सरल रेखा जा रही है। पृथ्वी के केंद्र से होकर एक सरल रेखा की कल्पना करते हैं जो पृथ्वी की चुंबकीय उत्तरी तथा चुंबकीय ध्रुवों से गुजरती। इस सरल रेखा को पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच का जो लगभग कोण होता है वो 17 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 17 डिग्री का होता है। अपने से कोई पूछ लिया जाए कि भाई कितने डिग्री का कोण होता है तो आप बता सकते हो कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच का जो कोण होता है लगभग 17 डिग्री होता है। किसी किसी बुक में आपको 18 डिग्री भी दे रखा है, आपको लेके नहीं चलना। यदि ऑप्शन नहीं है 17 तो आप 18 लगा सकते हो, लेकिन वहां पे 17, 18, 19, 20 इस तरह से दे रखे हैं तो आप 17 डिग्री पे ही लगाना है। और आपको यह बताना है कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग 17 डिग्री का होता है। अतः पृथ्वी में भौगोलिक तथा चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। किसी भूत चुंबकत्व को समझने के लिए कि वाकई में भूत चुंबकत्व है यानी पृथ्वी में एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसके समझने के लिए पृथ्वी चुंबक यानी भूत चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं? 3 अवयव होते हैं। उन 3 अवयवों को समझना जरूरी है अपने को। 3 अवयव कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अवयव की बात करेंगे यहां पे, जिसे कहते हैं दिक्पात कोण। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। दिक्पात कोण। दूसरा होता है नति कोण या नमन कोण की बात करें, और तीसरे होते हैं वो हो जाते हैं क्षैतिज घटक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक की बात करते हैं। यहां लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया आपके जो आते वो ये आते हैं कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण का मान लगभग कितना होता है। आपको बताना है 17 डिग्री होता है। कितना होता है? 17 डिग्री होता। और पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं। नंबर 1 पॉइंट बता दिया। अब किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र को समझना हो कि पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, कहीं कम हो सकता है, कहीं अधिक हो सकता है, इनको समझने के लिए हमें उनके 3 अवयवों के बारे में जानना जरूरी है। पहला अवयव है दिक्पात कोण के बारे में जानना जरूरी है, दूसरा है नति कोण या नमन कोण कहते हैं, और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक की बात करेंगे। चलिए दोस्तों अब इसकी बात करने के लिए हमें एक एक करके अपने को समझना है। किस तरह से समझेंगे मैं आपको बता दूं। बस आपको कॉपी पेन लेके रहना है, बैठना है, नोट करते चलना है कि जहां नहीं समझ में आए वहां पे आप फिर से दोबारा, मैं हर पॉइंट को रिवीजन करते रहता हूं, रिपीट करता हूं आपके लिए, ताकि आपको समझ में नहीं आए तो आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है दिक्पात। दिक्पात कोण की बात करेंगे जिसको कहते हैं
डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन की बात करते हैं। डिक्लाइनेशन, ये डिक्लाइनेशन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उनकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डिक्लाइनेशन की बात कर, डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ डिक्लाइन, यानी दिक्पात कोण किसे कहते हैं, किसी स्थान पर, किसी स्थान पे भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है ना, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण, क्या कहा, पृथ्वी के किसी स्थान की बात करें, किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है, दिक्पात कोण कहलाता है। आपसे पूछा जाता है कि दिक्पात कोण किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के किसी भी स्थान पर भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल मेरिडियम की बात कर रहा, और मैग्नेटिक मेरिडियम यानी भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाएगा, दिक्पात कोण कहलाता है। ये अपने को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा। अब ये भौगोलिक यामोत्तर क्या है और चुंबकीय यामोत्तर क्या है, ठीक है ना, इसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है, ठीक है ना, भौगोलिक यामोत्तर का मतलब क्या होता है, किस तरह से समझ सकते हैं, ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए कि किसी स्थान पर, पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर या भौगोलिक यामोत्तर की अपन नोट्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है और चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, ठीक है ना। तो किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर वह ऊर्ध्वाधर समतल है जो पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष से गुजरता है। किससे गुजरता है, चुंबकीय अक्ष से गुजरता। जब कोई चुंबकीय अक्ष से गुजरता तो क्या कहलाएगा, आपको चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा। दोबारा बता दो, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर वह ऊर्ध्वाधर समतल है जो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरता है, वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा। और भौगोलिक यामोत्तर का मतलब क्या हो गया, वो ऊर्ध्वाधर समतल है जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरता है। भौगोलिक अक्ष से गुजरेगा तो वो भौगोलिक यामोत्तर कहलाएगा, और चुंबकीय अक्ष से गुजरता है तो उसको चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। यही अपने को समझना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नति कोण की बात करेंगे। नति कोण या नमन कोण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नति कोण या नमन कोण की बात करेंगे। किसे कहते हैं, नति कोण या नमन कोण। एंगल ऑफ डिप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एंगल ऑफ डिप। नति कोण या नमन कोण, ठीक है ना। एंगल ऑफ किसकी बात करें, डिप, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमेशा किसी भी प्रकार के कंपटीटर एग्जाम है तो उसमें यदि साइंस की, मैं बार बार कहता हूँ साइंस की जहां जहां सिलेबस है, जिस प्रतियोगी परीक्षा में साइंस पूछे जाते हैं वहां ये सिलेबस में यदि है तो ये क्वेश्चंस जरूर कहीं न कहीं पुटअप हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं नीचे से लेकर बिल्कुल ऊपर तक के जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छे लेवल की, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ बताते जाता हूँ। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। और वीडियो कंप्लीट हो जाते हैं, यदि हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है तो हम दोबारा एक बार इन सब का और भी अच्छी तरह से गहन अध्ययन करेंगे ताकि और आपको बेहतर समझ में आए और आपका टाइम अच्छे से प्रयोग हो और आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो नति कोण या नमन कोण की बात करते हैं। किसी भी स्थान पर बात करें, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता, क्या, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है वही क्या कहलाता, उसे ही उस स्थान का नमन कोण या नति कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान हमेशा कितना माना गया है, 90 डिग्री माना गया। कितना डिग्री माना गया, 90 डिग्री। तथा विषुवत रेखा पर ये 0 डिग्री होता है। क्या होता है, 0 डिग्री होता है। दोबारा मैं बता दूं कि यदि आपसे कोई पूछे नति कोण या नमन कोण किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र
संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितने डिग्री का कोण बनाता है उसे ही उस स्थान को क्या कहते हैं, उसे ही पृथ्वी के उस स्थान को क्या कहते हैं, नति कोण या नमन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण या नति कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। किस पे, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना, 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर यह कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। आपको इसमें 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना। पहला पॉइंट मैंने बता दिया था आपको सबसे सरल तरीके से, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच का जो लगभग कोण होता है वो 17 डिग्री का होता है। दूसरी बात आपको नति कोण के अंदर ध्यान रखना है कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण या नति कोण का मान 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। नति कोण या नमन कोण किसे कहते हैं, किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की बात करो, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितने डिग्री का कोण बनाता हो, जिस स्थान पे बना रहा उसे ही उस स्थान का नमन कोण या नति कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन या नति कोण का मान 90 डिग्री होता और विषुवत रेखा पर इसका मान कितना होता है, विषुवत रेखा पर इसका मान हो जाता है आपके 0 डिग्री। अब तीसरा टॉपिक है अपने पास में तीसरा पॉइंट है हमारे लिए, वो है चुंबकीय क्षेत्र का घटक। चुंबकीय क्षेत्र का घटक, चुंबकीय क्षेत्र का घटक, क्षैतिज घटक। कौन सा घटक, क्षैतिज घटक की बात करें। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होता है और किस तरह से बात किए जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण की बात, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक किसे कहते हैं और क्या होता, तो आपको बताना है दोस्तों कि पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो होता है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु इसका औसत मान सभी स्थानों पर समान ही माना गया है। वो कितना होता है, 0.4 गॉस होता है। कितना है, 0.4 गॉस होता है। या इसको टेस्ला में कन्वर्ट करना चाहे तो 0.4 गुने 10 पर पावर, क्या लिख रहा हूं मैं, 0.4 गुने 10 पर पावर -4 टेस्ला होता है। कितना होता है, मैंने ये पृथ्वी पर औसतन मान की बात करें कि पृथ्वी पर इसका औसत मान लगभग कितना होता है, तो आपको क्या बताना है, 0.4 गॉस होता है। या इसको टेस्ला में पूछ ले तो आपको बताना 0.4 गुने 10 पर पावर -4 टेस्ला होता है। किसकी बात करें अपन, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की बात कर रहे हैं। किसकी, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। मैं आपसे क्या बोला, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, जिसको हम H भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु इसके पृथ्वी पर औसतन मान जो देखा गया है वो 0.4 गॉस या 0.4 × 10 पर पावर -4 टेस्ला माना जाता है। दोस्तों यहाँ अपनी टॉपिक चुंबक से संबंधित बिल्कुल ही अब समाप्त हो जाते हैं। अब आपको इनसे अध्ययन करना है घर पे। आप आराम से जो भी आपके पास जितनी मैंने 3 क्लास में बताया उनको आप दोबारा बार रिपीट करके वीडियो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और आपके पास जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो टेस्ट पेपर, उसमें आप आराम से इनसे क्वेश्चन मिलान कर सकते हो और आपको 100% ये मेरा वादा है आप लोगों से कि इनसे बाहर पेपर बनकर नहीं आता है दोस्तों। तो अब नए टॉपिक की डिस्कस करेंगे इसी में कि नए टॉपिक में किसको पढ़ेंगे अपन। चलिए दोस्तों मैं बता दूं, आज की जो नया टॉपिक होगा वो नया टॉपिक होगा ऊष्मा और ताप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों, ऊष्मा और ताप की।
ऊष्मा और ताप की डिस्कस करेंगे। ऊष्मा क्या होता है, ये भी फिजिक्स के अंदर, साइंस के बारे में यदि बात करें, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सबसे मोस्ट, हर बार कहीं न कहीं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस यदि सिलेबस है तो इनसे क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट किए जाते हैं, और ये आपको अच्छी तरह से आना भी चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में भी अभी किसी भी सिचुएशन में देखो, टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ठंड ज़्यादा लगती, कभी गर्मी ज़्यादा लग जाती, उसी की अध्ययन करेंगे। दैनिक जीवन में जो आप ताप, टेम्परेचर, ऊष्मा का जो महसूस करते हो, अपने वातावरण में गर्माहट, कभी ठंडक का महसूस करते हो, उसे ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम बात करें तो इसे कहते हैं ऊष्मा ताप। ऊष्मा और ताप की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूं ऊष्मा और ताप, ठीक है ना। ऊष्मा को हम हीट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हीट, और ताप को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है ना। तो ऊष्मा के सबसे पहले हमें समझने के लिए क्या होना चाहिए, ऊष्मा टेम्परेचर में, ऊष्मा और ताप में सबसे पहले हम समझेंगे ऊष्मा को। किसको समझेंगे, ऊष्मा, यानी हीट को हम समझेंगे, हीट क्या होता है, ठीक है ना। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ये हमें भौतिक अवस्थाओं में हमें ठंडी और गर्मी की एहसास कराता है। हमें ये बताता है कि भौतिक अवस्थाओं में ठंडी गर्मी का एहसास, यानी हम बिना किसी वस्तु को टच किए सिर्फ हम महसूस कर रहे हैं, वातावरण से ही महसूस कर रहे हैं कि गर्म लग रहा है या ठंडी लग रही है, गर्मी आ रही है या ठंडी आ रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा कहेंगे। यानी बिना वस्तु को टच, किसी वस्तु को टच किए कि ना, बिना किसी से संपर्क किए हम यदि हम महसूस कर रहे हैं, वातावरण से ही महसूस कर रहे हैं कि वो ठंडी जैसा महसूस हो रहा है या गर्म जैसा महसूस हो रहा, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। अर्थात ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा में हमेशा तापांतर के अंतर में व्यक्त किया जाता है। हमेशा कैसे व्यक्त करते हैं, तापांतर के अंतर को व्यक्त करता है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है ना। तो ये हमेशा एक स्थान से जब दूसरे स्थान में जाते हैं, परिवर्तन होता है, तो इसमें एक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो आप ये समझिए एक प्रकार का ऊर्जा है। चलिए दोस्तों, आज अपन टॉपिक की जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमेशा इसी को लेके चलेंगे कि क्या होता नहीं होता है। ऊष्मा हम किसे कहते हैं, ऊष्मा कितने प्रकार के होते हैं, ऊष्मा के अंदर जो भी छोटे छोटे पद होते हैं वो पद कौन कौन सी है, उसी की डिस्कस अपन करेंगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले बता दें ऊष्मा क्या है। ऊष्मा भौतिक अवस्थाओं में हमें ठंडी व गर्मी का एहसास कराती है। क्या कराती है, एहसास कराती है। भौतिक अवस्थाओं में हमें ठंडी और गर्मी का एहसास कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, सिंपल से वर्ड में। और आ भी जाता है ऊष्मा क्या है, तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है, ठीक है ना। ऊष्मीय ऊर्जा यहां लिख सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा क्या, ऊष्मीय ऊर्जा सदैव उच्च तापमान या उच्च ताप की, ऐसे भी लिख सकते हैं, उच्च ताप भी बोल दो, उच्च ताप की वस्तु, उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु, निम्न ताप की वस्तु में जाती है, ठीक है। ऊष्मा हमेशा तापांतर के अंतर को व्यक्त करता है,
ये अर्थात ठंडी और गर्मी के अंतर को व्यक्त करता है। ये हमेशा भौतिक अवस्थाओं में हमें ठंडी गर्मी की एहसास भी कराती है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। सिंपल सी वर्ड में आपको उष्मा का हमने यहाँ डेफिनेशन बता दिया कि किस तरह से अपन बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अपन डिस्कस करेंगे कि उष्मा का मात्रक क्या होता है। उष्मा का मात्रक क्या होता है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो अपन डिस्कस कर ले उष्मा का मात्रक सीजीएस पद्धति में कैलोरी होता है। क्या होता है दोस्तों, कैलोरी होता है। किसमें अपन बात करें, उष्मा का मात्रक सीजीएस पद्धति में कैलोरी होता है। कैलोरी लेकर अपन बात करते हैं कि कैलोरी होता है। अब ये उसी तरह से आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई उसमें कितना होता है, तो आपको वो भी बताना होता है कि भाई उसमें उसका मात्रक कितना होता है। किसमें, एसआई पद्धति में पूछ लिया जाता है। एसआई पद्धति में आपसे कोई पूछ ले कि उष्मा का मात्रक क्या है, तो आप बता सकते हो एसआई पद्धति में उष्मा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो आप जूल के बारे में भी आप बता सकते हो। और आपको बताना में इस और इसके संबंध भी पूछे जाते हैं, कभी कभी ये संबंध भी पूछ लिए जाते हैं कि संबंध कि 1 जूल बराबर कितने कैलोरी होती है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। ये छोटी छोटी संबंध भी पूछ लिए जाते हैं। हाँ, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए उष्मा का मात्रक सीजीएस पद्धति में कैलोरी होता है और उष्मा का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो अब आपको यह भी बताना है कि जूल होता है। तो जूल भी आप समझ गए। सीजीएस पद्धति में पूछ ले तो आपको कैलोरी बताना, और आपको एसआई मात्रक में पूछ ले तो आप इसको जूल बताना। यदि आपसे पूछ लिया जाए संबंध कि क्या पूछ लिया जाए कि 1 जूल बराबर कितने कैलोरी होते हैं, 1 जूल बराबर कितने कैलोरी। अब ये संबंध सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये हर बार आता है पेपर में कि 1 जूल बराबर कितने कैलोरी, तो आपको बताना है 0.24 लगभग कैलोरी होता है, लगभग 0.24 कैलोरी होता। और आपसे पूछ लिया जाए कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल, 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए 4.18 लगभग कैलोरी जूल होता है। 4.18 जूल होता। और यदि 1 किलो कैलोरी में पूछ लिया जाए कि 1 किलो कैलोरी में कितना होता है, तो 4.18 को लगभग 2 मान लिया, 4.2 गुने 10 पर पावर 3 जूल होता है। कितना होता है, 3 जूल होता है। और ये भी आपको क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये भी बताना 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं। 1 किलो कैलोरी में 4.20 इंटू 10 पर पावर 3 जूल होते हैं, या 1/8 मानो या जूल मानो, लगभग 1/8 का मतलब 20 में हमने कन्वर्ट कर दिया। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। ये हो गए। इसके अतिरिक्त और भी उष्मा का मात्रक होता है। एक मात्रक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पेपर में हमेशा करके आते हैं कि उष्मा का अन्य मात्रक भी होते हैं। बिल्कुल, उष्मा का अन्य मात्रक होते हैं। उष्मा का अन्य मात्रक क्या है, तो उष्मा का अन्य मात्रक होता है नंबर 1, जिसे कहते हैं BTHU, यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और आपसे पूछ लिया जाए कि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितने कैलोरी, तो आप आराम से बता सकते हो 252 कैलोरी होता है। ये भी एक संबंध पूछ लिया जाता है। उष्मा का अन्य मात्रक होता कौन सा, तो BTHU, यानी 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितने कैलोरी, 252 कैलोरी। इसके अलावा एक और मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं CHU, सेंटीग्रेड हीट
यूनिट, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। इसके अतिरिक्त एक और अन्य मात्रक होता है जिसको कहते हैं थर्म। ये थर्म ही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है क्वेश्चन में, और ये पूछ ले जाते हैं, बाकी कुछ नहीं पूछे जाते और आप कंफ्यूजन। जूल कैलोरी पढ़ चुके हैं लेकिन जूल कैलोरी के बारे में नहीं पूछा गया और डायरेक्ट पूछ लिया आपके थर्म के बारे में, और आपको नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इससे इसका मतलब 1 नंबर आपका कट गया। ठीक है, लेकिन आज आपको अच्छी तरह से मैं बता दूं कि थर्म भी ऊष्मा का अन्य मात्रक कहलाता है। यानी कि जो गैस कंपनियां होती है, विशेष करके गैस कंपनियां जो होती है इस थर्म का यूज करता है। आपसे पूछा जाता है कि विशेष करके जो गैस कंपनियां होती है वो ऊष्मा का कौन सा मात्रक यूज करता है, तो आपको बताना है कि गैस कंपनियों द्वारा जो विशेष प्रकार की जो ऊष्मा की इकाई होती है वो यूज करता है थर्म। क्या यूज करता है? थर्म। तो इस प्रकार से अन्य मात्रक भी हो गया आपका, BTHU भी हो गया, CHU भी हो गया और थर्म भी हो गया। CGS पद्धति में इसको हम कैलोरी मात्रक होता है और SI पद्धति में जूल होता है। इसके अलावा अन्य मात्रक में भी मैंने आपको बता दिया, BTHU भी होता है, CHU भी होता है और थर्म भी होता है। एक गैस कंपनी द्वारा ऊष्मा की विशेष प्रकार की इकाई प्रयोग किया जाता है, वो इकाई कौन सा है, और ऑप्शन में आपको मिले वो ऑप्शन आपको किस पे टिक लगाना? थर्म पे टिक लगाना है। ओके दोस्तों, चलो ये हो गया आपके पास ऊष्मा की इकाई की बात कर ली। किसकी बात कर ली? ऊष्मा की इकाई की बात कर ली और संबंध की बात कर ली मैंने। ठीक है ना, संबंध भी मैंने आपको बता दिया कि 1 जूल बराबर कितने कैलोरी होता है, मैंने ये भी डिस्कस कर लिया। 1 जूल बराबर कितने कैलोरी होता है? 0.24 कैलोरी होता है। ये भी आ जाते हैं पेपर में, ये आती ही आती है, 100% आता है। यही संबंध पूछ ले जाते हो, मुझे संबंध पता नहीं, यानी कन्वर्जन, रूपांतरण, सेंटीग्रेड को SI में बदल दिया, CGS को FPS में बदल दिया, इस तरह से छोटे छोटे रूपांतरण आ जाते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए 1 जूल बराबर कितने कैलोरी, 0.24 कैलोरी, और 1 कैलोरी बराबर कितने जूल, तो 1 कैलोरी बराबर जूल की बात बताया मैंने 4.18 जूल होता है। ठीक है, और यदि 1 किलो कैलोरी पूछ लिया जाए तो 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 या 4.18 गुने 10 पर पावर 3 जूल या 4.20 मान लो 4.2 इंटू 10 पर पावर 3 जूल होता है। इस तरह से अपन बात कर रहे हैं और आसानी से अपन समझ सकते हैं कि भाई ये होता है। ठीक है ना, तो अपने को पता होना चाहिए कि जो मात्रक होता है 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है और 1 जूल बराबर कितना होता है, आपको भी पता होना चाहिए और अच्छी तरह से समझदारी भी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अब इसमें कि एक VTHU बराबर कितना होता है, तो 1 VTHU बराबर कितना होता है, तो 252 कैलोरी की बात की मैंने। कितने? 252 कैलोरी की बात। ये कुछ संबंध है जो हमेशा पेपर में आ जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे ऊष्मा का प्रभाव का बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऊष्मा के प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव से भी एक छोटे छोटे क्वेश्चंस बनकर आ जाते हैं कि ऊष्मा के प्रभाव किस तरह से आप बात करोगे, कैसा प्रभाव होता है। तो ऊष्मा के प्रभाव, ऊष्मा के प्रभाव, ऊष्मा के प्रभाव का मतलब क्या हो गया दोस्तों? इफेक्ट ऑफ हीट ऑफ इफेक्ट की बात करें, इनकी अवस्थाएं जो होती है वो लगभग 4 अवस्थाएं होती है, 4 प्रभाव माना गया है। भौतिक प्रभाव माने गए हैं, ताप में तो फिर एक आती है क्या कहते हैं अपना रासायनिक परिवर्तन माना जाता है, भौतिक परिवर्तन माना जाता है। तो अपन 2 और एक विद्युतीय प्रभाव माने जाते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन मान गए और रासायनिक परिवर्तन मान गए और विद्युतीय प्रभाव होते हैं। इस तरह से प्रभाव होते हैं ऊष्मा के प्रभाव। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं भौतिक प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव में सबसे पहले लिखेंगे भौतिक प्रभाव। भौतिक प्रभाव के अंदर ये देखेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या? भौतिक परिवर्तन। प्रभाव तो देख ही रहे, भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं।
भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में सबसे पहले देखो तापमान में परिवर्तन हो जाते हैं, आयतन में परिवर्तन हो जाते हैं, अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं, अन्य परिवर्तन, ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये ऊष्मा का प्रभाव होता है। जैसे यदि मैं बात करूं कि तापमान में परिवर्तन, तो साधारण सभी वस्तुओं को गर्म करने पर उनका तापमान बढ़ता है। क्या होता है? तापमान बढ़ता। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि तापमान में परिवर्तन, इसका मतलब क्या है? नॉर्मली देखा जाए तो सभी वस्तुओं को गर्म करने पर उसके तापमान में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये देखा। दूसरा आता है आयतन में परिवर्तन। जैसे ही हम वस्तु में ऊष्मा परिवर्तन से उसका आयतन में भी परिवर्तन, जैसे उसको हम गर्म करते हैं तो उसके आयतन, ऊष्मा परिवर्तन से आयतन में भी परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे साधारण के ढंग की बात करें, ऊष्मा की मात्रा बढ़ाने से उसका आयतन भी बढ़ जाता है। सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऊष्मा की मात्रा बढ़ाने से किसी वस्तु का क्या होता है, तो उसका आयतन भी बढ़ जाता है। अवस्था में भी परिवर्तन होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये अवस्थाएं तापमान में परिवर्तन के कारण होता है, और तापमान में परिवर्तन ऊष्मा के कारण होता है। और ताप में परिवर्तन जो होता है वो किसके कारण होता है? ऊष्मा के कारण आते हैं, ठीक है ना। इनके रंग रूप भी बदल जाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरा होता रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में इनमें भी परिवर्तन करने से नए नए रासायनिक यौगिक और पदार्थ वगैरह बन जाते हैं। ये हो गया ऊष्मा का प्रभाव की बात कर लिए, जिसमें से अपने को पूछा जाता है कि तापमान में परिवर्तन, यदि ज्यादा तापमान हो रहा ठंड में तो वो बढ़ सकता है, घट सकता है। इस तरह से उनके एक प्रभाव पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। चलिए अब अपन बात करेंगे इसमें ऊष्मा का संचरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण कितनी विधि से होता है? ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण का मतलब है कि हीट का ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है। हीट का ट्रांसफर यदि आपको देखना है तो आप आसानी से 3 विधि से देख सकते हो कि हीट का ऊष्मा का संचरण इतनी होता है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को क्या कहते हैं? ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां होती है। उस 3 विधियों से अपन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 होता है चालन, ठीक है ना, चालन विधि होता है। दूसरा होता है इसमें संवहन विधि। कौन सा विधि? संवहन विधि। और तीसरा होता है अपने पास से विकिरण विधि होता है, ठीक है ना। ये टोटल कितने विधि हो गए? 3 विधि हो गए। इस 3 विधि में अपने को ध्यान रखना है कि ऊष्मा का संचरण कितनी विधि से होता है? 3 विधि से होता है। कौन कौन से विधि आ गए? एक आ गया चालन विधि, दूसरा आ गया संवहन विधि, तीसरा आ गया विकिरण विधि। चालन विधि किसमें होती है? केवल ठोसों में होता है। किसमें? केवल ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण होता है, वो क्या कहलाता? चालन विधि। और द्रव व गैस में ऊष्मा का संचरण होता संवहन विधि। और तीसरा होता है विकिरण। विकिरण विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी? विकिरण विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा, पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा कैसे पहुंचता है? किस विधि से पहुंचता है? तो विकिरण विधि से, ठीक है ना। पृथ्वी तक क्या? पृथ्वी तक की बात करें, पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से पहुंचती है, ठीक है ना। ये हो गया विकिरण विधि। आपसे विकिरण के बारे में एक और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं कि इसी विधि के सहायता से विकिरण में जो नॉर्मली बात करते हैं ऊष्मा, ये तरंगों के रूप में चलते। किसके रूप में चलती? तरंगों के रूप में चलती। इसीलिए इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से ही गर्म होता है। किससे? पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से ही गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से गर्म होता है। एक तो ये पॉइंट बता दिया, सॉरी ये यहां पे नहीं, ऊपर था।
और ये उस पृथ्वी सुपृथ्वी तक सूर्य की उष्मा विकिरण विधि से ही पहुंचती है। ये 3 टॉपिक है, तीनों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है कि केवल ठोस पदार्थ में उष्मा का संचरण किस विधि से होती है, आपको बताना चालन विधि से होती है। आपको द्रव और गैस में उष्मा का संचरण किस विधि से होती है, संवहन विधि से होती है। और पृथ्वी का वायुमंडल का गर्म होना भी किस विधि से होती है, संवहन विधि से होती है। और पृथ्वी तक सूर्य की उष्मा विकिरण विधि से ही पहुंचती है, किस विधि से, विकिरण विधि से। विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी संचरण कर सकती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका उष्मा का संचरण की बात कर दी अपन ने। उष्मा के संचरण में आपको मैंने 3 विधि बता दिया, तीनों विधि सबसे शानदार है और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है दोस्तों। चलिए मैं अब बात कर लेते हैं इसी में विशिष्ट उष्मा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, विशिष्ट उष्मा की। इसमें सबसे मोस्ट पॉइंट आता है विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा, हीट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ऑफ हीट, विशिष्ट उष्मा। आपसे हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हीट उष्मा, विशिष्ट उष्मा किसे कहते हैं, क्या होता है, आपको बताना जरूरी है कि विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या होता है, किसे कहते हैं। तो आपको ये बताना, जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल को गर्म करने के लिए, किसी पदार्थ की या किसी वस्तु की इकाई यानी एकांक, उनकी एक बिंदु इकाई क्षेत्रफल को या एकांक क्षेत्रफल को, एकांक आयतन को गर्म करने के लिए उष्मा की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे ही उस वस्तु का विशिष्ट उष्मा कहते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, लिखने की वजह आप समझ सकते हो क्या कि विशिष्ट उष्मा किसे कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को या इकाई क्षेत्रफल को या एकांक आयतन के को गर्म करने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही उस वस्तु का क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको विशिष्ट उष्मा को हमेशा किसे डिनोट करते हैं, Q से, और ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m इंटू डेल टी का। किसका, m इंटू डेल टी। इसका मतलब क्या हो गया कि द्रव्यमान, किसी भी वस्तु के 1 ग्राम द्रव्यमान को गर्म करने के लिए कितनी आवश्यकता होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर की, 2 डिग्री टेम्परेचर की, कितनी डिग्री पर जाकर वो गर्म हो जाता है। जिस डिग्री पर जाकर वो गर्म हो जाएगा वो वस्तु, वही टेम्परेचर उस वस्तु के लिए क्या कहेगा, विशिष्ट उष्मा कहलाएगा। ठीक है ना। अर्थात Q बराबर, Q प्रोपोर्शनल होता है m इंटू डेल टी। जहां ये क्या है, ये हो गया उष्मा, ये क्या हो गया, वस्तु का द्रव्यमान, और ये क्या हो गया, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। ठीक है ना। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं आवश्यक उष्मा, यानी Q बराबर S इंटू एम इंटू डेल टी। जहां S क्या है, इसे ही हम कहते हैं विशिष्ट उष्मा। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ही कहते हैं विशिष्ट उष्मा। इसलिए S बराबर Q अपॉन M इंटू डेल टी, अर्थात विशिष्ट उष्मा बराबर क्या हो गया, आवश्यक उष्मा बटे वस्तु का द्रव्यमान इंटू वस्तु को दिए गए तापमान में परिवर्तन। ठीक है ना। इस तरह से इनका हम मात्रक भी निकाल लेते हैं कि विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या होता है। तो हम लिखेंगे जूल प्रति, ठीक है ना, किलोग्राम केल्विन। ठीक है ना। आपसे कोई पूछ लिया जाए विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता। और यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता, तो आप बताना है सीजीएस पद्धति में विशिष्ट उष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, क्या, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या होता है दोस्तों, डिग्री सेल्सियस। और एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ठीक है ना। कभी कभी ऐसे ना पूछकर ये उल्टा भी पूछ लिया जाता, आपको उल्टा भी आना चाहिए। जैसे उल्टा का मतलब क्या हो गया, या करके कि जूल, तो जूल, अब प्रति हटाकर डायरेक्ट लिख देगा यहाँ पे किलोग्राम केल्विन, तो किलोग्राम केल्विन, ये हो गया। अब ये हो गया उष्मा का, विशिष्ट उष्मा का मात्रक,
ऐसे भी पूछ सकता है, या कैलोरी, क्या कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, इस तरह से भी आ सकता है। यानी प्रति को हटाकर जो नीचे का राशि है उस राशि को ऊपर उठाने से वो क्या हो जाता है, धनात्मक से ऋणात्मक में हो जाता है। तो इस तरह से आपके भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। ये उसका मात्रक होगा, ये इसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। अब आपसे कोई पूछ ले कि विशिष्ट ऊष्मा, हाँ विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किसका होता है, तो आपको बताना जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। कितना, 1 होता है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, या 1 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ठीक है ना। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है, तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वो होता है जल का। कितना होता है, 1। और यदि डिग्री और उसकी मात्रक दे रखा होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये तो सीजीएस की बात आ गई। और आपको एसआई में पूछ लिया जाए तो 1 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ठीक है ना। ये सबसे अधिक जल का होता है। और सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है, तो सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वो होता है कांच का, सॉरी शीशा का। कांच शीशा कोई दिक्कत नहीं, कांच शीशा बोल सकते हैं आराम से। शीशा का होता है, कितना होता है 0.03, कितना होता है 0.03, यानी आपको विशिष्ट ऊष्मा जो होता है 0.03 होता है शीशा या कांच का। कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम विशिष्ट ऊष्मा की बात कर लिए। अब बात करेंगे ऊष्माधारिता की। किसकी बात करेंगे, ऊष्माधारिता, यानी हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हीट कैपेसिटी। जिस वस्तु में जितनी ऊष्मा धारण करने की क्षमता होगी उसे ही उस वस्तु का क्या कहेंगे, ऊष्माधारिता कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्माधारिता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऊष्माधारिता का मतलब क्या, जो वस्तु कितनी डिग्री टेम्परेचर तक आसानी से सह सकता है, जितनी डिग्री टेम्परेचर पर वो कार्य करता रहेगा और भी जितना सह सकता है, जितना वो ग्रहण कर सकता है, उसे ही उस वस्तु का क्या कहते हैं, ऊष्माधारिता कहते हैं, यानी हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और आपको ऊष्माधारिता को जो डिनोट करते हैं वो सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, सी से डिनोट करते हैं। और सी बराबर तक आवश्यक ऊष्मा और वस्तु को दिए गए टेम्परेचर, वस्तु को दिए गए टेम्परेचर, अर्थात यहां से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। या जूल डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस, इस तरह से भी आ सकता है, ये भी अपने आगे। ये हो गया ऊष्माधारिता का मात्रक, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे। अभी तापमान बाकी है, टेम्परेचर बाकी है, उसकी भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। और गुप्त ऊष्मा भी बाकी है, गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे, तापमान की बात करेंगे, उनकी पैमाने की बात करेंगे। आज इस क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम ऊष्मा और ताप की बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम।